हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस स्टडी। तो आज हम लोग देखेंगे सीडीपी मॉक टेस्ट 3। तो पार्ट 2 तक हम लोग ने सीडीपी के क्वेश्चंस देख लिए। इसमें मैंने वही क्वेश्चन इंक्लूड किए जो प्रीवियस ईयर में जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस आने की एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, तो वही क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी सीटेट 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं सीटेट का। तो बाल विकास के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसके पार्ट 2 तक हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर आप ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू फॉलो करते तो आपके बहुत अच्छे स्कोर होने वाले एग्जाम में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन जो सीटेट से रिलेटेड वीडियो वो मिल सके। लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए। तो स्टार्ट करते हैं जो सीडीपी के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए सबसे पहले और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो परवर्ती तो बाल्यावस्था जो उसकी लास्ट की एज होती है वो उसके अंतर्गत आता है। तो 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। तो कौन सा जो उसमें टाइम पीरियड है जो परवर्ती बाल्यावस्था, मतलब कि उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं इसे, तो किसके अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। तो आंसर कीजिए, आंसर कीजिए कौन सा जो होगा टाइम पीरियड जो उसके अंदर आएगा। तो जो 6 से 11 वर्ष है वो जो हो जाएगा वो परवर्ती बाल्यावस्था में आएगा। बिल्कुल, जन्म से 6 वर्ष तो शैशवावस्था में चला जाएगा। 18 से 24 जो हो जाएगा वो अपनी किशोरावस्था से आगे का टाइम पीरियड हो जाएगा। और 11 से जो 18 वर्ष है वो किशोरावस्था हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, कौन सा आएगा, 6 से 11 वर्ष। बिल्कुल सही, जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया है सभी का सही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। क्वेश्चन है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल है, किससे संबंधित है। तो पहला स्टेटमेंट है व्यक्तिगत विभिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, या पर्यावरण मतलब कि इन्वायरमेंट से। तो हमारी जो बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि जो है वो औरों से डिफरेंट है, सबके संदर्भ में अलग है। तो ये जो सिद्धांत है वो किसको दर्शाता है ये आपको बताना है। आंसर कीजिए। बहुत सिंपल सा इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है, मैंने आपको हमेशा बताया, आप कोई भी पेपर देखिएगा प्रीवियस ईयर का तो व्यक्ति विभिन्नता से क्वेश्चन आता है। बिल्कुल व्यक्ति विभिन्नता ही होती है, जिसमें जो हमारी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि जो होती है वो औरों से डिफरेंट हो सकती है। हमारी कोई जरूरी नहीं जो मेरे अंदर बुद्धि हो वो आपके अंदर हो, जो मेरा इंटरेस्ट जिसमें हो वो आपका इंटरेस्ट उसमें हो। तो जो ये क्या कहलाती है, ये व्यक्ति विभिन्नता कहलाती है। इससे एक या दो क्वेश्चन हमेशा आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉरेंस कोलबर्ग जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, मैंने आपको बताया था नैतिकता के सिद्धांत दिया था। बिल्कुल, तो उनके जो स्तर दिए गए थे उसमें कितने स्तर दिए गए थे, तो 3 कितने स्तर दिए गए थे उसमें बताना है कि नैतिकता की अनुपस्थिति, मतलब जिसमें नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है, तो कौन सा जो स्तर है वो बताना है आपको। तो स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1, स्तर 2, तो कौन से स्तर में जो नैतिकता अनुपस्थिति रही, नैतिकता की अनुपस्थिति रही, वो कौन सा स्तर था ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब कोलबर्ग के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन जरूर आता है सीटेट में, कोहल, जीन पियाजे, वाइगोस्की से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल जो स्तर 1 है उसमें बताएं जो नैतिकता है वो अनुपस्थित रही, एब्सेंट रही। तो बिल्कुल जो पूछा जाए कि नैतिकता की अनुपस्थिति कौन से उसमें स्तर में रही, तो स्तर 1 में रही। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है वंचित समूह के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है। तो मतलब बोला है कि जो वंचित वर्ग है, जो बैकवर्ड, मतलब जो बच्चे किसी चीज से वंचित रह गए हैं पढ़ाई में, उनको समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। तो जो स्टेटमेंट ये दे रखा है इसका क्या मतलब है, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या अपवर्जक शिक्षा। तो क्या मतलब है ये बताना है आपको। तो सीधी सी बात है, आपको पता ही होगा समावेशी शिक्षा जो होती है उसमें क्या कहा जाता है कि समझो वंचित वर्ग के जो बच्चे उनको समान विद्यार्थियों के साथ बताने, मतलब सबको एक साथ शिक्षा देनी चाहिए। और जो जिस चीज में वंचित रह गए उनको वो एक्स्ट्रा मतलब दे के, एक्स्ट्रा सुविधा दे के उनको समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। तो यही समावेशी शिक्षा कहती है कि सभी को एक साथ पढ़ने का अधिकार है, तो समान विद्यार्थियों के साथ शिक्षा देनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, समावेशी शिक्षा होगा। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ है
अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए, जो अधिगम के अनुभव है उनको इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिसमें अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। तो नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? तो कौन सा नहीं बनाता है ये आपको बनाना। नहीं पे है आप हमेशा अंडरलाइन कर लिया करिए, जिससे आपको क्वेश्चन बहुत जरा सा होता है, इस चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो नहीं पे हमेशा हाईलाइट कर लिया करिए। तो लिखा हुआ विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति या विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा वाद विवाद या प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? आंसर कीजिए। तो कौन सा सुगम नहीं बनाता है? तो प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण ये भी बनाता है, प्रकरण पर परिचर्चा वाद विवाद बिल्कुल परिचर्चा और वाद विवाद भी बनाएगा, विषय वस्तु पे प्रश्न बनाना बिल्कुल जो विषय वस्तु जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उस पर प्रश्न पूछना या क्वेरीज करना या प्रश्न बनाना तो ये भी हो जाएगा। लेकिन जो लिखा हुआ विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना, तो केवल याद करने पर पुनरावृत्ति करना जो कि नहीं होगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो सुगम नहीं बनाता है हमारे बच्चों के अधिगम अनुभवों को, तो सार्थक अधिगम को ये सुगम नहीं बनाएगा। तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करिए, लेकिन वीडियो को शेयर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाया करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। तो क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, पिता प्रेरणा का मानवतावादी उपागम या प्रेरणा का संज्ञात्मक उपागम। तो कौन सा जो विद्यार्थी की स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है? तो जो ये आंसर हो जाएगा इसका, जो प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक जो संकल्पनाएं है वो प्रतिबिंबित करता है, बिल्कुल ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा हुआ है बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छी कक्षाएं प्रवेश का सृजन करना चाहिए। मतलब उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए जिसके उनका अधिगम और अच्छा हो पाए, इफेक्टिव हो पाए। तो सृजन करने के लिए आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा जो है वो सही नहीं है बताना है, जो बच्चों को एनवायरनमेंट नहीं दे सकता है। बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति, बिल्कुल बच्चों के अगर प्रयास की हम स्वीकृति कर रहे हैं तो ये तो बच्चों को परिवेश दे रहा है, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बी ऑप्शन दे रखा है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, तो यही हो जाएगा। अगर अध्यापकों के अनुसार कार्य करे तो अध्यापक के अनुसार, क्योंकि बच्चा जो हमारी जो बाल केंद्रित शिक्षा तो क्या करिए बच्चे को केंद्र में लेकर बच्चे जो चाह रहा है वो करना चाहिए। अध्यापक के अनुसार वो बच्चे को माहौल मिल पाएगा, उसका एनवायरनमेंट हो जाएगा। अगर अध्यापक अपने हिसाब बनाएगा क्योंकि बच्चों के हिसाब से हमें काम करना है, तो ये जो हो जाएगा, जो नहीं होगा नहीं पूछा गया था तो यही सही हो जाएगा। बच्चे को स्वीकार करना ये भी पॉजिटिव है, अध्यापक का सकारात्मक रुख ये भी पॉजिटिव है। जो कि ये नहीं होगा अध्यापक के अनुसार एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर है, क्योंकि उसको बच्चे को केंद्र मान के हमें काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयोग है? जो इमोशनल विकास डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है ये बताना है। तो कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश या अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कक्षा कक्ष नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या होगा? तो कक्षा कक्ष का अधिकारी प्रवेश भी नहीं होगा। कक्षा का नियंत्रित परिवेश है तो बच्चे का संवेगात्मक विकास कहाँ हो पाएगा? तो ये भी अध्यापक की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। क्यों अध्यापिका की क्यों सहभागिता नहीं होगी? तो ये भी गलत हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, बिल्कुल प्रजातांत्रिक अगर परिवेश होगा, उन्हें स्वतंत्र माहौल मिलेगा तो वो अपने जो उनका संवेगात्मक विकास और अच्छे से होगा, उनके और डेवलपमेंट भी अच्छे से होंगे, वो अपनी बातों को रख पाएंगे, अपनी क्वेरीज कर पाएंगे, तो उन्हें वो एक ऐसा वातावरण मिलेगा जिसमें वो अपनी चीज़ों को सृजनशील, अपनी चीज़ों को क्रिएटिव कर पाएंगे। तो बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अगला लिखा हुआ एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अगर आप एक प्रभावशाली टीचर है तो आपके लिए प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है? ए स्टेटमेंट है पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पे बल देना, बिल्कुल गलत। अगर हम पुस्तकों से अगर नोट मतलब कॉपी और उसको वही करवा रहे हैं, कॉपी करवा रहे हैं, तो ये तो कोई इफेक्टिव मेथड है ही नहीं।
समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पक्ष पर ध्यान देना बिल्कुल गलत। समूह गतिविधि भी बहुत अपना इंपॉर्टेंस रखती है, जो कि हमारे वाइगोस्की ने बताया। बच्चा पीयर ग्रुप से इंटरेक्ट करके ज़्यादा अच्छे से सीखता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान को अनदेखी करना। अगर हम प्रश्न पूछते हैं, उनका जो व्यवधान है उसको हम लोग सॉल्व ही नहीं करें, तो फिर क्या मतलब है ऐसी एजुकेशन का कि बच्चों के डाउट ही नहीं क्लियर हो रहे हैं, बच्चे अपनी चीज़ों को नहीं क्लियर कर पा रहे, तो ऐसे तो बच्चे का अधिगम अच्छा हो ही नहीं पाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे